हेलो गाइस। तो ये वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के पार्ट 2 करने वाले हैं। जो लास्ट पार्ट जो था वो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो बचा हुए जो पार्ट है उसके हर एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दिस इज़ माय गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट पार्ट है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर से यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने मार्क किए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया है कि प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफाज है वो इंडिपेंडेंट डिवाइड करता है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल में। इंडिपेंडेंट किसके डिवाइड करता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए इन द बैक्टीरिया सेल। मतलब कि क्या हुआ कि एक जब सेल बैक्टीरिया सेल है उसमें जब प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज को जब हम इंसर्ट कर देंगे तो अपने ओरिजिन ओआरआई के अकॉर्डिंग ही मतलब डिवाइड करेगा, ठीक है। वो क्रोमोसोमल डीएनए के अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए के डिवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे असर्शन रीजन में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बैक्टीरियोफाज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल है वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरिया सेल। तो यहाँ पे असर्शन रीजन एक क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये असर्शन रीजन वाला ये रहा, बैक्टीरियोफाज हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल, द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज पर बैक्टीरिया सेल इज हाई। तो ये दोनों करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे एग्जैक्ट यही वाला लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड विच इज ट्रांसफर्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द ट्रांसफर डीएनए इज ऑलवेज म्यूटेड। तो नहीं, ये ऑलवेज म्यूटेड क्यों होगा। फिर सेकंड ऑप्शन, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि जब ओआरआई खुद का है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे खुद का है प्लाज्मिड का, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेनी सेल के ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द डीएनए विल ऑलवेज एसोसिएट विद द होस्ट सेल जीनोम एट एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब ऑलवेज थोड़ी होगा, यहाँ पे होस्ट जीनोम से ऑलवेज इंटीग्रेट नहीं होगा। इट विल रेप्लिकेट रेपिडली एंड देन एलियन सेल विल बी किल्ड लाइसिस। ये कुछ भी गलत शरत लिखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देन यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो प्लाज्मिड वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड के बारे में कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है प्लाज्मिड के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, ये सही है। इट कैन बी यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर, ये भी सही है। इट रेप्लिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द जीनोमिक डीएनए, यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, तो ये सही है स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे आर। मतलब कि प्लाज्मिड सुटेबल है जीन क्लोनिंग के लिए, क्यों है? क्योंकि वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और उसके पास खुद का ओआरआई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल टू प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में बताना है, उसका फीचर। तो लीनियर डीएनए होता है, नहीं। सर्कुलर होता है, हाँ। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड समिस्ट, हाँ, ये सही है। कंटेन इसेंशियल जीन, वाइटल जीन, नहीं, ये नहीं होता। देन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है लेकिन सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सी एंड डी। देन नेक्स्ट पार्ट आता है द फॉलोइंग फीचर आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन अ वेक्टर। तो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या है। तो वो क्या है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। तो क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस
कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, तो लिंक डीएनए का कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है, तो ओआरआई कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए देन इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हैविंग, तो मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा कॉपी को हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें ऐसे वेक्टर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्लोनिंग जीन को, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसका ओआरआई हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। देन ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं कौन कौन से लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देन नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर, तो अब सिलेक्टेबल मार्कर में सबसे पहले मतलब क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। एनसीईआरटी में बस ये दो ही यही लिखा है, मतलब एनसीईआरटी में पीछे लिखा हुआ है, पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि वो जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो ट्रांसफॉरेंट और नॉन ट्रांसफॉरेंट को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आ जाएगा स्टेटमेंट में। देन ये यहाँ पे 4 जो एंटीबायोटिक्स है तो उसके नाम याद करने हैं। फर्स्ट है एम्पिसिलिन, देन क्लोडेमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, द नॉर्मल इक्वल डू नॉट कैरी इन रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी दीज एंटीबायोटिक, तो ये स्टेटमेंट में आता है, यहाँ पे डू नॉट कैरी की जगह पे कैरी कर देगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इक्वलाई आर दोज विच नॉट रिसीव एनी फॉरेन डीएनए, दिस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आर। इसके लिए आपको पहले से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इक्वलाई आर दोज विच नॉट रिसीव एनी फॉरेन डीएनए, दिस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आर, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उनके प्लाज्मिड में कोई सा भी, मतलब उनके अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट नहीं, मतलब फॉरेन डीएनए नहीं गया होता है, तो किसी भी ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग्रोन न्यूट्रिएंट बोथ विथ एम्पिसिलिन, ये गलत हो जाएगा। ये विथ टेट्रासाइक्लिन भी गलत हो जाएगा, ब्रोथ विथ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये भी गलत हो जाएगा। वो मतलब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनके पास कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं है, तो फिर उनके पास कोई भी रेजिस्टेंट नहीं है अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन SAL1 साइट ऑफ PBR322 देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोलाई, मतलब SAL1 साइट में जब हम इंसर्ट कर देंगे एलियन डीएनए को तब क्या होगा, ऑल रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ये जो SAL1 साइट है ना वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में होता है, तो जब हम SAL1 को इंसर्ट करेंगे फॉरेन, मतलब SAL1 साइट पे जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे ना तब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो है वो सेल नहीं रह पाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे वो कभी नहीं ग्रो कर पाएगा। ऑल नॉन रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ऑल नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कि इसमें ट्रांसफॉर्मेंट आ जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए भी इनकरेक्ट हो गया। देन थर्ड ऑप्शन है ऑल रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ओनली ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, तो SAL1 साइट पे जब हम इंसर्ट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो नहीं रह पाएगा सेल, बट एम्पिसिलिन तो रह पाएगा ना, तो इसके कारण जब जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर पाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो किसी पे नहीं ग्रो कर पाएगा, ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा और ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ फॉरेन जीन इज इंसर्टेड इन PV1 साइट ऑफ PBR322 फॉलोड बाई इट्स इंसर्शन इन होस्ट सेल देन, तो यहाँ पे जब हम PUV पे साइट पे जब इंसर्ट करेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा, तो इससे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहेगा सेल के अंदर, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। द रिकॉम्बिनेंट विल रूज रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, नहीं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट सेल रहेगा बट
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। सेल मतलब कि रिकॉम्बिनेंट सेल जो रहेगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रहेगा, बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट लूज हो जाएगा उसका। ऑल ट्रांसफॉर्मेंट विल बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ऑल ट्रांसफॉर्मेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर ही रिकॉम्बिनेंट आता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी उसके अंदर आ जाता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रहेगा, बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। और नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों के रेजिस्टेंट, दोनों के मतलब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों ही रहेगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट विल बी रेजिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये सही है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें इंसर्ट ही नहीं हुआ है, मतलब फॉरेन डीएनए इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो उसका एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही अभी बचा हुआ है, मतलब दोनों ही अभी वर्किंग है। तो इसके लिए वो दोनों ही काम का रहेगा, मतलब दोनों ही उसका रेजिस्टेंट रहेगा। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो एम्पिसिलिन ये जो PVU1 साइड जो है वो एम्पिसिलिन के अंदर है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट लूज हो जाएगा, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट में क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग साइट वेक्टर में कितना होना चाहिए, हमें प्लाज्मिड में क्लोनिंग साइट कितना होना चाहिए किसी एक रिकॉग्निशन साइट के लिए। तो क्लोनिंग साइट वेरी फ्यू या फिर सिंगल होना चाहिए, मतलब कि जब सिंगल क्लोनिंग साइट रहेगा ना तभी प्लाज्मिड वेक्टर काम का रहेगा। अगर ज़्यादा रहेगा, एक से ज़्यादा क्लोनिंग रिकॉग्नाइजेशन साइट रहेंगे, तो उस प्लाज्मिड के क्या बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो फिर उसको जुड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण हम उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ में एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट्स को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंगल या फिर वेरी फ्यू रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। देन यहाँ से रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ये चारों के बीच में क्लियर डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, उन चारों का डेफिनेशन याद होना चाहिए। फिर रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ठीक है। फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट किसके अंदर आता है, ट्रांसफॉर्मेंट में आता है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आता है, ऐसा ही सारा मतलब क्लियर A to Z क्लियर होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, ठीक है। देन ये जो वेक्टर है ये वाला, ये जो दिया है NCERT में, ये वाला डायग्राम ये वेक्टर का PBR 322, ये एकदम रट्टा होना चाहिए कि आरोप जीन में कौन सा साइट होता है, PVU2 होता है, एम्पिसिलिन में कौन कौन सा साइट होता है, PST1, PU1 होता है। ऐसे ही हर एक साइट, हर एक पोजीशन याद होना चाहिए, ठीक है। इको आरएन किसके किसके अंदर होता है, और ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है यहाँ पे। द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर विच द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मिड वेक्टर इज प्लाज्मिड नेम्ड PBR 322। मतलब कि PBR 322 में कौन सा साइट नहीं होता है, तो हिंद 3 होता है, PUB2 होता है, हिंद 2 नहीं होता है, BAM H1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन आता है। यहाँ पे असर्शन में लिखा हो कि व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू इको R1 साइट ऑफ PBR 322 देन ऑल ट्रांसफॉर्मेंट विल बी देन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो इसको कैसे टेकल करना है, यहाँ पे जब इको R1 साइट में फॉरेन डीएनए जब इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट दोनों ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोड सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा, तो इसके लिए ये दोनों ही रेजिस्टेंट जीन कोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा बट टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है, दोनों रेजिस्टेंट होगा। और ट्रांसफॉर्मेंट में तो दोनों ही रेजिस्टेंट होगा। द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इको R1 इज प्रेजेंट इन टेट आर जीन विद PBR 322। तो ये गलत ही है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में दो ही रिकॉग्नाइजेशन साइट है, एक BAM H1 का है और एक SAL1 का है। इको R1 का तो यहाँ पे ऊपर साइड है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन एलियन जीन एनकोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज लाइगेटेड इनटू HIND2 इन PBR 322 देन आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट। तो जब हम PBR 322 में यहाँ पे HIND3 साइट पे, यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे HIND2 नहीं HIND3 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एनकोडिंग विच इज़ फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोडिंग करना चालू कर देगा। ठीक है, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, जो क्रोमोजोमिक सबस्ट्रेट है उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेंट विल अपीयर वाइट कलर एंड सो सेंसिटिव टुवर्ड एम्पिसिलिन। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट में रिकॉम्बिनेंट भी आता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी आता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कलर का कॉलोनी बनाने लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, वाइट अपीयर। और रिकॉम्बिनेंट जब ब्लू कॉलोनी कलर का जब बनाएगा, ठीक है, तो ये तो ब्लू कलर का कॉलोनी भी बनाएगा, प्लस यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंट होगा, मतलब कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट दोनों रेजिस्टेंट रहेगा। और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो तो ना ही ब्लू कलर का कॉलोनी बनेगा और ना ही किसी के रेजिस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों ही सेंसिटिव रहेगा, मतलब एम्पिसिलिन सेंसिटिव भी रहेगा और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव भी रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देन नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनी, सही है। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर, नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाएगा जब उसके पास कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ही नहीं है। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। देन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि रॉप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर नीड टू हैव डैश रिकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर कॉमनली यूज्ड एंजाइम। तो इसका एटलीस्ट टू नहीं आएगा, वेरी फ्यू प्रीफरेबली सिंगल, तो ये सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, 5-10 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट गिवन इतना आर प्रेजेंट विद इन सिलेक्टेबल मार्कर जीन। तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन किसको बोलते हैं, जो कि मतलब कि जैसे PBR 322 में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, तो उनके अंदर कौन कौन सा रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, तो PST1 होता है, PUE1 भी होता है, BAMH1 भी होता है, PUE2 जो अडॉप जीन में होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, और EcoR1 कहीं नहीं होता, वो ऊपर साइड होता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द नेटिव या फिर वाइल्ड टाइप ई कोलाई जो सेल है वो कोई भी रेजिस्टेंट, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर यही वाला स्टेटमेंट एग्जैक्ट लिखा हुआ है NCERT में, मैंने बताया भी था। देन स्टेटमेंट बी है, लेग जेड जीन इन PBR 322 इज कंसिडर्ड एज ए यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। तो PBR 322 में लेग जेड जीन होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ PBR 322। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि PBR 322 में हमें दो मीडियम बनाना पड़ता है। ठीक है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एक एम्पिसिलिन कंटेनिंग एंटीबायोटिक मीडियम बनाना पड़ता है, और एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम बनाना पड़ता है। तो यही यहाँ पे ऑप्शन आएगा, प्रिपरेशन ऑफ रेप्लिका प्लेट इज नीडेड ड्यू टू साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ 2 एंटीबायोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी लाइगेट फॉरेन DNA एट BAMH1 साइट ऑफ PBR 322 देन रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट विल शो। जब BAMH1 साइट पे हम PBR 322 में फॉरेन DNA जब इंसर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रहेगा बट टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, सही है। सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, ये भी सही है। रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन ये गलत है। सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फॉरेन DNA इज इंसर्टेड एट SAL1 साइट इन PBR 322 देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन ई कोलाई। तो SAL1 साइट कहाँ पे होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में होता है। तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रहेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ऑल रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल नॉन रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो यहाँ पे ऑल नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में ट्रांसफॉर्मेंट भी आता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी आता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेंट जो सेल है
उसमें क्या होगा, दोनों के ही अगेंस्ट रेजिस्टेंट रहेगा, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन लिखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो ओनली ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो ये सही है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन लिखा है ऑल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो, दोनों में से किसी पे भी ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस, मतलब एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है, वो कोड करने के लिए है ही नहीं, तो इसके लिए वो ऑप्शन नहीं होगा। डन। देन यहाँ से जो मैंने जो टिक किया है, यहाँ से पूरा लास्ट तक, यहाँ तक, इसके अंदर कॉन्सेप्ट छुपे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको खुद से पढ़ना है और आपके जो टीचर जो बताए हैं उसको फॉलो करना है। उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जो है उसको रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो है वो कम्बरसम प्रोसीजर क्यों है, क्योंकि 2 प्लेट बनाने पड़ते हैं, साइमल्टेनियसली 2 प्लेट बनाने होते हैं और दोनों डिफरेंट एंटीबायोटिक के लिए, तो इसके रीजन ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, ये जब रीजन में क्या करेगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को जो कोड करता है ना, द रीजन में ऐसा आएगा, द रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो यहाँ पे इनएक्टिवेशन की जगह पे एक्टिवेशन ऑप्शन दे देगा और वो इनकरेक्ट कर देगा। कैसे होता है मैं समझाता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम सर्च ये देखते हैं, अ प्रेसेंस रिसर्चर फाइंड दैट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी गेट ऑब्टेन्ड और वाइट इन कलर, ठीक है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला बात हो रहा है यहाँ पे, और ही कॉन्क्लूडेड इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैड बीन टेकन प्लेस। तो जैसे यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन है ना, तो इंसर्शन एक्टिवेशन लिख देगा, ठीक है। और तो फिर तुम्हारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, जैसे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे सही लिखा है, ही कॉन्क्लूडेड द इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैज़ टेकन प्लेस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ये फर्स्ट वाला। एग्जाम में यहाँ पे एक बार ठीक से देख लेना कि यहाँ पे इनएक्टिवेशन लिखा है कि एक्टिवेशन लिखा है। अगर इनएक्टिवेशन होगा तो थर्ड ऑप्शन डालना, और सॉरी अगर एक्टिवेशन लिखा होगा तो थर्ड ऑप्शन डालना, और इनएक्टिवेशन लिखा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना, टिक करना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट इन PBR 322 इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन अ प्लेट, एक प्लेट पे हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, ये गलत है। यहाँ पे 2 प्लेट होना चाहिए और दोनों पे डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो ये नहीं बल्कि ये होगा ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का, इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन DNA इज इंसर्टेड इनटू EcoR1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट जीन कॉलोनी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में जब हम इंसर्ट करेंगे फॉरेन DNA तो ये इनएक्टिवेशन हो जाएगा इसका, तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो वो कैसा कॉलोनी बनाएगा, वाइट कलर का कॉलोनी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एलियन जीन एनकोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज लाइगेटेड इनटू HindII in PBR 322 देन आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमिक सब्सटेंसेस। मतलब कि PBR 322 में ना, यहाँ पे HindII नहीं HindIII आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे HindIII साइड होता है, तो जब वहाँ पे हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जब इंसर्ट कर देंगे तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा जो कि क्रोमोसोमिक सब्सटेंस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो इसको ध्यान से रखना, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, और मैंने ये क्वेश्चन को पहले करा दिया, इसके लिए इसको ध्यान से देख लेना। देन नेक्स्ट पार्ट है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे लिखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन अ पैथोजेन ऑफ फॉर सेवरल डाइकॉट प्लांट। तो यहाँ पे डाइकॉट की जगह पे मोनोकॉट लिख देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इज़ एबल टू डिलीवर पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA। तो उसके DNA को कौन सा DNA बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम के जो DNA है उसको क्या बोलते हैं, tDNA बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन,
टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू एनिमल सेल, तो यहाँ पे प्लांट सेल के जगह पे एनिमल सेल लिख देगा, ठीक है। प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, तो यहाँ पे प्लांट सेल के जगह पे एनिमल सेल लिख दे, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड गलती यहाँ पे हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। देन एनिमल सेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रेट्रोवायरस इन एनिमल सेल हैव दैट एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसेरियल सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देन कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल, क्वेश्चन के एग्जाम्पल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन एक्सेप्ट एक्ट एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, सही है। ऑलवेज इंड्यूस ट्यूमर फॉर्मेशन इन एनिमल सेल, जैसे यहाँ पे एनिमल सेल लिख दिया तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कैन बी डिसार्म टू कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लांट, ये भी सही है। कंटेनिंग पैथोजेनिक टी-DNA इन इट्स प्लाज्मिड, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसमें ये क्या बताना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टार्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम इज यूजुअली यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्लांट सेल के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, इसमें असर्शन रीजन, असर्शन में क्या लिखा है, डिसार्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम इज यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। देन इसका रीजन क्या लिखा है, टीआई प्लाज्मिड इज अ वाइल्ड, टीआई प्लाज्मिड ऑफ वाइल्ड एग्रोबैक्टीरियम इज पैथोजेनिक टू प्लांट। तो ये इसका रीजन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, यहाँ पे असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि डिसार्म एग्रोबैक्टीरियम हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे डिसार्म क्यों यूज़ करते हैं, तो मतलब डिसार्म यूज़ करते हैं, तो ये क्यों यूज़ करते हैं डिसार्म वाला, क्योंकि ये पैथोजेनिक टू प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नहीं फर्स्ट नहीं सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा असर्शन रीजन है, a tumor inducing plasmid widely used in production of transgenic plant in that of Agrobacterium tumefacium. Reason है Agrobacterium tumefacium is a popular genetic engineering because bacteria can infect root of cereal crops only. ये डाइकोट्स में खाली सीरियल्स नहीं होते, डाइकोट्स में सीरियल्स के अलावा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रीजन फॉल्स हो जाएगा और असर्शन ट्रू है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट फीचर विथ रिस्पेक्ट टू रेट्रोवायरस। तो एक्ट एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट, ये प्लांट के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूज एज ए वेक्टर फॉर एनिमल आफ्टर बीइंग डिसार्म्ड, ये सही है। हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल इनटू कैंसेरियस सेल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ईजर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम रेट्रोवायरस थर्मस एक्वेटिकस बोथ हैं, तो दोनों ही नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है 9.2.3 कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से डायरेक्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है। और स्टेटमेंट में कैसा बनता है, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे फिलिक के जगह पे फोबिक कर देगा, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉम्पिटेंट उसको बनाना, ठीक है। जैसे लिखा है ना यहाँ पे, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट टू मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। तो फर्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंट बनाना, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट आंसर आएगा उसका। देन नेक्स्ट क्या है, दिस इज डन बाई ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसनट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट आयरन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंसनट्रेशन है, यहाँ पे रैंडम कंसनट्रेशन लिख देगा और यहाँ पे डाइवेलेंट के जगह पे मोनोवेलेंट कटायन दे देगा। और वो क्या करता है, फीड देन आगे क्या लिखा है, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरिया थ्रू द पोर्ट्स इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल की जगह पे सेल मेम्ब्रेन कर देगा और ऑप्शन इनकरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहले यहाँ से कैसे, यहाँ पे ऑर्डर याद रखना है, ये वाला यहाँ पे क्या ऑर्डर याद रखना होता है, पहले आइस से उसको ट्रीट करेंगे, देन हीट शॉक देंगे, देन वापस आइस से ट्रीट करेंगे, तब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो सेल के अंदर ले लेगा। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है।
तो फर्स्ट है स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन कि डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, दस इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्रिएट ट्रांजिएंट माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन मेकिंग एंट्री द डीएनए ईजियर सेल। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार तुम देख लेना कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड वाला तुम एक बार देख लेना, मेरे को ध्यान से नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में सेल वॉल लिखा है, बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर बैक्टीरियल टू टेक अप द डीएनए दे मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, दस दे आर ट्रीटेड विद द। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या चीज़ से उसको ट्रीट करते हैं, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर बैक्टीरिया टू टेक अप द डीएनए दे मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, दस दे आर ट्रीटेड विद। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पे है among the following the first step in the first step in making bacterial competent to take up the recombinant DNA। बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है उसको ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, टेम्परेचर, डायरेक्ट टेम्परेचर पूछेगा। एट व्हाट टेम्परेचर द हीट शॉक ट्रीटमेंट इज गिवन दैट अनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 42 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, आफ्टर ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स इनटू सेल बाय। मतलब कि डाइवेलेंट कटायन से ट्रीट करने के बाद क्या करते हैं, तो उसको देन उसको ट्रीट करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक स्टेप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रीट करो, देन दूसरा है कि उसको इनक्यूबेट करो सेल को और डीएनए को, पहले आइस के साथ, फिर देन हीट शॉट, देन आइस। ठीक है, देन ये वाला जो पार्ट है, ये नेक्स्ट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसके टाइप्स बता देता हूँ, मतलब क्वेश्चन करवा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। तो इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, जीन गन नहीं, ये डायरेक्ट मेथड है। डिसाउंड वेक्टर मेडिएटेड, सही, ये इनडायरेक्ट मेथड है। माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट मेथड है, बायोलिस्टिक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, a vectorless method of gene transfer in which the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of mice cell। तो माइस सेल कौन सा होता है, एनिमल सेल, तो ये किससे, माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन द माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद डीएनए आर बॉम्बार्डेड विद जीन गन। द माइक्रो पार्टिकल आर मेड अप ऑफ, माइक्रो पार्टिकल किससे किससे बना होता है, गोल्ड और टंगस्टन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। सेम वैसे वेक्टरलेस मेथड कौन सा है, तो बायोलिस्टिक वेक्टरलेस है, जीन गन वेक्टरलेस है, माइक्रो इंजेक्शन वेक्टरलेस है, बट डिसार्म पैथोजन मेडिएटेड वो इसमें वेक्टर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना था। देन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रहा, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल coated with DNA bombarded with the gene gun, the microparticle made up of gold and tungsten. In a direct method of gene transfer, highly suitable for plant, the high velocity of microparticle of gold and tungsten same. A vectorless method of gene transfer in which the recombinant DNA is directly injected into the mice cell, कौन सा होगा, माइक्रो इंजेक्शन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल बाय, किससे, माइक्रो इंजेक्शन से। द डायरेक्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इन एनिमल सेल इज सेम, माइक्रो इंजेक्शन। द सिलेक्ट द ऑड वन आउट अभी हम लोग ने किया था, इसका आंसर डिसार्म पैथोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, जीन गन डायरेक्ट है, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट है, बायोलिस्टिक डायरेक्ट है, डिसार्म वेक्टर मेडिएटेड। ठीक है, तो आइडिया लग गया यहाँ पे कि ये वाले पैराग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट पार्ट है 9.3 प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। तो ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragment into vector, transferring the recombinant DNA into host cell, culturing the host cell in medium at a large scale and expression of desired product। ये सारा 7 स्टेप है ना, वो सबका सीक्वेंस तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है द लास्ट स्टेप एमंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें से सबसे लास्ट स्टेप कौन सा है? कल्चरिंग द होस्ट सेल इन बायरेक्टेड, नहीं ये लास्ट नहीं है। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए विथ क्लोनिंग वेक्टर, नहीं ये भी लास्ट नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, ये लास्ट स्टेप है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर फ्रेगमेंट, नहीं ये भी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है? इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पोस्ट बायोसिंथेटिक स्टेज ऑफ आरडीटी। पोस्ट मतलब कि जो पोस्ट बायोसिंथेटिक फेज है ना, स्टेज है ना, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट बायोसिंथेटिक होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, ये भी बाद में होता है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये भी बाद में होता है। बट कल्चरिंग द होस्ट सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए लार्ज स्केल, ये पहले होता है, पोस्ट बायोसिंथेटिक स्टेज से पहले होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। देन नेक्स्ट पार्ट है 9.3.1 आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है और प्योर फॉर्म की जगह पे कंटामिनेटेड लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। देन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि बैक्टीरियल सेल को क्या यूज़ करते हैं लाइगेज तोड़ने के लिए? तो लाइसोजाइम यूज़ करते हैं। प्लांट सेल को सेल्यूलेज यूज़ करते हैं और फंगल को काइटिनेज यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे स्पूलिंग की डेफिनेशन आ जाएगी, डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, ठीक है। तो इसको याद रखना। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो क्या ऐड करने पे जो डीएनए जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो क्या ऐड करने पे होता है? तो वो चिल्ड इथेनॉल ऐड करने पे प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेकेज ऑफ सेल फॉर आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल। काइटिनेज, सेल ऑफ बेसिलस, करेक्ट बताना है। नहीं, बेसिलस मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसके लिए लाइसोजाइम यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। सेल्यूलेज फॉर एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो सेल्यूलेज यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। रिमूवल ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन जो है प्रोटीन है, ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं, तो भी गलत है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया लाइसोजाइम, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। स्पूलिंग, द प्रोसेस ऑफ collecting precipitated and isolated DNA strand after addition of chilled ethanol, तो ये सही लग रहा है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन, नहीं यहाँ पे एरोबिक कंडीशन होता है। इल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक, नहीं ये भी गलत है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पता नहीं, ये नीचे कट गया यहाँ पे, तो ये इस फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है 9.3.2 कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है डैश इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा ग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है? डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज की जगह पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा। देन हेंस इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जगह पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कर देगा, ठीक है। देन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द डीएनए वेक्टर, कि मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हम वेक्टर डीएनए से भी मतलब यूज़ करते हैं। वेक्टर डीएनए पे भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। देन आता है 9.3.3 एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर के रिगार्डिंग कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, कि डीनेचुरेशन आता है, देन एनिलिंग, देन एक्सटेंशन, तक ये तीनों स्टेप है, इसका सीक्वेंस बताने का आंसर आता है।
देन क्वेश्चन आता है इन तीनों के टेम्परेचर किस किस टेम्परेचर पे होते हैं। तो डीनेचुरेशन जो है वो सबसे तीनों में से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, जो कि 90 to 94 होता है, ठीक है। देन एक्सटेंशन एंड एनीलिंग, तो एनीलिंग 50 to 55, ठीक है, एंड एक्सटेंशन 17 के अप्रॉक्स। तो ये तीनों का टेम्परेचर तुम याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 30 साइकिल से कितने कॉपीज बन सकते हैं। तो जब हम 30 साइकिल पीसीआर का यूज़ करेंगे तो उससे 1 बिलियन टाइम एम्पलीफाई हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। देन ये इसमें इसके लाइंस में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब कि पीसीआर का फुल फॉर्म बताने का फुल फॉर्म पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये ऐसे आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। तो यहाँ पे इन विट्रो के जगह पे इन विवो कर देगा यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। तो 2 सेट्स है ना, तो 2 सेट्स की जगह पे 2 पेयर्स लिख देगा तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर 1 सेट्स लिख देगा क्वेश्चन में तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि हम पीसीआर में कौन कौन सा मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। तो इसमें हम 4 चीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, प्राइमर। देन क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। देन न्यूक्लियोटाइड्स। देन क्या करते हैं, टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब टेम्पलेट जैसे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो टेम्पलेट के जैसे काम करेगा। तो ये 4 चीज़ चाहिए, पहला प्राइमर, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा टेम्पलेट स्ट्रैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये थर्मस इक्वेटिक है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ना वो थर्मोस्टेबल रहेगा, ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि किससे आइसोलेट हुआ है, बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम है, जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका फीचर है, तो इसको याद रखना। डीएनए पॉलीमरेज जो है जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ है और जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इन दी फिगर गिवन अबाउट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ पीसीआर setup and given labeling represent different steps involved in it. Choose the correct option with respect to given figure. तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया ना उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि y occurs at around 60 डिग्री सेल्सियस when primer attached to 5 ends of the template strand. तो ये जो y स्टेप है ये हमारा स्टेप है एनीलिंग का, ठीक है। तो एनीलिंग 60, ये एनीलिंग 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है और ये यहाँ पे ये रॉन्ग है, जो 5 प्राइम एंड पे अटैच नहीं होता है। वो जो प्राइमर जो है वो 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 प्राइम एंड है ना टेम्पलेट डीएनए का, वहाँ पे हमारा प्राइमर जो है अटैच हुआ है, तो इसके कारण ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। तो यहाँ पे 5 प्राइम नहीं 3 प्राइम होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है जेड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लायबल डीएनए पॉलीमरेज। तो जेड जो है एक्सटेंशन है, ये हीट लायबल नहीं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। तो इसके कारण ये भी गलत हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप है वाई एंड जेड अकर्स एट हाई टेम्परेचर। वाई जो एनीलिंग है, जेड है ये एक्सटेंशन, लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द प्राइमर। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटता है, ये गलत लिखा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स अकर एट हाई टेम्परेचर टू जनरेट 2 सेपरेट टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो एक जो है डीनेचुरेशन है वो हम क्यों करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हम इसके लिए ये होता है क्योंकि जो दोनों जो बैंड्स हैं यहाँ पे जो एकदम करेक्ट लिखा है स्टेटमेंट कि ये 2 स्ट्रैंड है ना दोनों सेपरेट हो जाए, जो कि टेम्पलेट डीएनए के जैसे वर्क करेगा। तो इसके कारण ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये रहा किस ये अ फॉसिलाइज्ड एनिमल अबाउट 1 lakh years old in permafrost was found to be closely related to mammal elephants after careful study by amplification of DNA through, मतलब एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए किससे करते हैं, तो वो ऑब्वियसली पीसीआर से करते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पीसीआर एक्सपेरिमेंट कैन कंप्लीट इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, वेयर इज इट टेक्स वीक टू ऑब्टेन जीन बाय क्लोनिंग डिस्पाइट ऑफ मेनी एडवांटेज ऑफ पीसीआर जीन क्लोनिंग इज यूज्ड बाय। मतलब इसमें पीसीआर के डिसएडवांटेज बताना है, तो उसका क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। पीसीआर कैन नॉट बी आइसोलेट द जीन दैट नॉट हैव बीन स्टडी बिफोर, तो ये सही है। देन देयर इज अ लिमिट टू लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस दैट कैन बी एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर, तो ये भी करेक्ट है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक प्राइमर इफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑफ फॉरेन जीन आर नॉट नोन, तो ये भी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को अब कैसे टैकल करना है, तो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ठीक है, मुझे भी नहीं आता, बट इसे पढ़ने में लग रहा है कि ठीक है ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी है, तो ये इसके लिए ये मार देने का, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग पीसीआर एन एरर occur during extension step, what can be possible consequences of this। तो जब एक्सटेंशन के स्टेप पे कुछ एरर हो जाएगा तो क्या होगा, जब प्राइमर जो है ना वो प्राइमर एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, मतलब कि प्राइमर जब एक्सटेंड नहीं होगा तो डीएनए एम्पलीफाई नहीं होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए विल नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स डीएनए। तो ये स्टेटमेंट कब सही होगा, ये डीनेचुरेशन के लिए सही है, कि जब डीनेचुरेशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना तो फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन का स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट लिखा है, प्राइमर विल नॉट अटैच टू 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो प्राइमर कब अटैच नहीं होगा, जब एनीलिंग में कुछ दिक्कत या गड़बड़ हो जाएगी तब प्राइमर अटैच नहीं होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए वुड नॉट अकर, ठीक है, तो ये करेक्ट है। जब प्राइमर को एक्सटेंड नहीं होगा तब एम्पलीफाई कैसे होगा डीएनए, तो ये वाला ऑप्शन सही है। डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट विल नॉट गेट एम्पलीफाइड मल्टीफोल्ड, विल गेट एम्पलीफाइड, तो एम्पलीफाई थोड़ी होगा, जब एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड ही नहीं होगा प्राइमर तो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, तो ये इसके लिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज इन पीसीआर टेक्निक इज आइसोलेटेड फ्रॉम, किससे आइसोलेट करते हैं, तो थर्मोसिस एक्वेटिकस। देन नेक्स्ट पार्ट है 9.3.4, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो मेनली कंसेप्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है पहले हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन मतलब ये वाले कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली कंसेप्ट लिखा हुआ है, और ये जो फर्स्ट जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये वाला, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ देन नेक्स्ट पार्ट है 9.3.5, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि द अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर प्रोटीन, तो यहाँ पे डिज़ायर प्रोटीन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डिज़ायर डीएनए आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और तो इसको स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हेट्रोलॉगस को जगह पे होमोलॉगस लिख देंगे, होमोलॉगस हेस्टो, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि यहाँ से आएगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है ना ये वाला यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ से जो यहाँ तक लाइन है यहाँ तक याद रख लेना है तुमको पूरा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे गलतियाँ क्या क्या वो लोग करने वाले हैं। तो पहला है कि द used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physiologically most active exponential phase। तो यहाँ पे ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड, तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं दूसरी साइड से, एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देन जो सेल जो है वो कौन से फेज़ में रहता है, तो वो सबसे एक्टिव फेज़ में रहेगा जो कि है लॉग फेज़, ठीक है, यहाँ पे लॉग की जगह पे वो लोग लैग लिख देंगे क्वेश्चन में, तो वो गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंटिन्यूस कल्चर है वो लार्जर बायोमास को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि बायोरिएक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, फिर बायोरिएक्टर का जो ये वॉल्यूम है वो एग्जैक्ट नंबर लिख देगा, नंबर को मतलब चेंज कर देगा, 10 से 100 कर देगा, ठीक है, ध्यान से रखना है, या फिर 1000 से 10 लाख कर देगा, ठीक है।
जो भी है, तो ये स्पेसिफिक वैल्यू को याद रखना। देन इसमें कौन कौन सा सिस्टम होते हैं, तो टेम्परेचर सिस्टम होता है, पीएच सिस्टम होता है, सबस्ट्रेट को डालते हैं, सॉल्ट, वाइटामिन, ऑक्सीजन। देन यहाँ पे है वो सैम्पलिंग पॉट होता है। देन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम। ये सब तुम्हें याद रखना है, जितने भी यहाँ पे फीचर है, टोटल 10 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे जो दो डायग्राम दिख रहे हैं ना, एक है सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्ज स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच द स्टाइल एयर बबल आर स्पार्ज्ड। तो ये दोनों को एकदम याद करके रखना है, दोनों डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे एक एक जो लेबलिंग है ना, उसको एक एक चीज़ को याद रखना है कि एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल किसको बोलते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए यहाँ पे काम आता है। मोटर कौन सा है, ये मोटर है, ये फोम ब्रेकर है, ये नीट 2025 में आया था। देन फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है। देन क्रोच कल्चर ब्रोथ किसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरो के साइड में उसको कल्चर ब्रोथ बोल रहे हैं, वहीं पे इम्पेलर उसके ऊपर वाला जो लाइन है उसको इम्पेलर बोल दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइल एयर कहाँ से हो जाता है, तो यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज़ याद रखना है तुम्हें, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ नीचे वाला, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्टीरर टैंक रिएक्टर है वो कैसा शेप का होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और उसका बेस कैसा होता है, तो कर्व बेस होता है। यहाँ पे कर्व की जगह पे फ्लैट लिख देंगे तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो कर्व बेस है वो क्या काम करता है, तो रिएक्टर का जो कंटेंट है उसको मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो कर्व बेस जो है वो मिक्सिंग में हेल्प करता है, तो इसको याद रख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टीरर क्या काम करता है, तो स्टीरर ऑक्सीजन को मतलब पूरे इवन मिक्सिंग में फैसिलिटेट करता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन जो है वो पूरे बायोरिएक्टर में इवनली मिक्स हो, इसका मेक श्योर करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो इसमें ये सिंपल स्टीरर टैंक या फिर स्पार्ज स्टीरर टैंक में कौन कौन सा सिस्टम होता है, तो यहाँ पे सिस्टम तुम्हें याद रख लेना है। एजिटेटर, ऑक्सीजन डिलीवरी, पीएच, टेम्परेचर, सैम्पलिंग पॉट। फिर सैम्पलिंग पॉट क्या काम करने में आता है, तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पेरियोडिकली, मतलब कि थोड़ा वॉल्यूम निकाल सकते हैं कल्चर का सैम्पलिंग पॉट से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा सैम्पलिंग पॉट के रिगार्डिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में करा देता तुमको कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर इज दैट लेटर वन, मतलब कि अगले वाले के पास क्या है, तो अगले वाले के पास ये है कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द रिएक्टर एज स्पार्ज्ड एयर ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। तो ये ऑप्शन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कर्व बेस मेंटेन टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, तो ये वाला जो है ये सिंपल स्टीरर टैंक का स्टेटमेंट है, ठीक है। देन फोम कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट टू मिनिमाइज फोम फॉर्मेशन ऑफ फोम, ये भी सिंपल स्टीरर टैंक का ये स्टेटमेंट है। देन एक और क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि द सेल हार्बरिंग द क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम वेयर, मतलब कि सेल जो है कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में होता है, कौन से क्या होता है, तो हाई डिजायर प्रोटीन ऑप्टेन अंडर द एनारोबिक कंडीशन ओनली, एनारोबिक कंडीशन में होता है, एरोबिक कंडीशन होता है। सेल आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल फेज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेश मीडियम इज एडेड ओनली वंस एट द स्टार्ट, नहीं कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में मतलब हम कभी भी फ्रेश मीडियम डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, खाली वन टाइम जो होता है वो किस में होता है, वो सिंपल वाले में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेल आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकली स्टेशनरी फेज नहीं होता, एक्टिव फेज होता है। देन नेक्स्ट पार्ट है 9.3.6 डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये रहा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन बायोरिएक्टर it undergo through separation and purification process before a finished product is ready for marketing. This process is collectively referred as downstream processing, मतलब कि सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस किस में आता है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे ये वाला रहा, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कलेक्टिवली डिफर्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देन ये जो हर एक लाइन जो मैंने टिक किया है ना, हर एक लाइन तुम्हें कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में दिख जाएगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट दिखेगा कि द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव, मतलब कि प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं उसमें। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग, कि ड्रग के केस में क्लिनिकल ट्रायल यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी दिख जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं। देन नेक्स्ट ये सब आ चुका है, ठीक है, ये सब मेरे टेस्ट में आ चुका है, इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी आएगा, लेकिन इसको इनकरेक्ट बनाने के लिए वो लोग क्या करेंगे कि वे यहाँ पे वेरी की जगह पे सेम लिख देंगे, ठीक है, कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होते हैं सेम होता है हर प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन पोस्ट बायोसिंथेटिक स्टेज ऑफ आरडीडी। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ये होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद सुटेबल फॉर्मल प्रिजर्वेटिव ये भी होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट ये भी होता है, कल्चरिंग द होस्ट सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन मीडियम एट लार्ज स्केल ये प्री बायोसिंथेटिक फेज होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 मिनट लैग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि पहला स्टेटमेंट है द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग मेथड इन सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा है ना क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग मेथड इज सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सेम नहीं होता, वेरी करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रिजर्वेटिव आर एडेड टू प्रोडक्ट आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हेलो गाइस, तो मुद्दे की बात ये है कि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस मेंटरशिप में ऐसे नीट एस्पिरेंट जो कि यूट्यूब की स्ट्रेटेजी फॉलो करके थक चुके हैं और टीचर्स की बात सुन के भी थक चुके हैं और उनके मार्क्स स्टक हो चुके हैं, जितने भी मार्क्स पे स्टक हो चुके हैं 200, 300, 400, 500, मतलब जितने भी मार्क्स पे स्टक हो चुके हैं, 600, कितने भी मार्क्स हों, उनके हम ड्रास्टिकली मार्क्स इंक्रीज़ करने वाले हैं। कितना ड्रास्टिकली मतलब कितना मार्क्स, तो ड्रास्टिकली मतलब 200 से 300 मार्क्स, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि मेरे तो 600 आते हैं और मैं 300 जब इंक्रीज हो जाएंगे तो 900 हो जाएंगे। अरे गधे ऐसा थोड़ी होता है। जब 600 आ रहे हैं तो 300 थोड़ी इंक्रीज होगा, 600 आ रहे हैं तो 50, 100 इतना इंक्रीज होगा ना। तो 50 इंक्रीज होगा तो 650 पे जाओगे, अगर एक और 50 इंक्रीज हो जाएगा तो 700 पे जाओगे। तो ये अभी तो गैप है ना 100 से 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का अभी भी गैप है ना। तो ये गैप फिल करने में मैं तुम्हारी मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये गैप तुम कैसे फिल कर सकते हो, ये गैप कैसे फिल कर सकते हो। मतलब ये सारा मतलब ये 100 का गैप नहीं, जितना भी गैप है, जैसे 200 से 500 तक का गैप फिल करने वाला हूँ, ठीक है। कि इसमें क्या करके हम गैप फिल कर सकते हैं, 300 से 600 तक का गैप फिल करने वाला हूँ। मतलब हम लोग गैप फिलिंग करने वाले हैं। क्या दिक्कत है, एग्जैक्ट मेन रीज़न देख के उसके आंसर देने वाला हूँ मैं। मतलब A to Z बताने वाला हूँ क्या होता है, कैसे करना है, कैसे मार्क्स आएंगे, ठीक है, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें मैं A to Z जितने भी रास्ते हैं ना मार्क्स इंक्रीज़ करने के, अकॉर्डिंगली सबके अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आ रहे होंगे, 200 आ रहे होंगे, 300, 400, सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग रास्ते बताऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज होंगे। और वो कैसे मतलब कैसे बताऊंगा मैं, वो एक्शन आइटम के फॉर्म में बताऊंगा, एक्शन आइटम, ठीक है। अब पूछोगे कि एक्शन आइटम क्या होता है, तो वो तो अब तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके ही पता चलेगा। और अब पूछोगे कि ज्वाइन कैसे करना है, क्या है, तो ये पहले बता रहा हूँ मैं। पेयर मेंटरशिप है और ऊपर से ये हाई सॉरी
पेड मेंटरशिप है और हाई टिकट प्राइस है, ठीक है। और सेकेंड हम क्या करने वाले हैं, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मार्क्स इंक्रीज करना या फिर क्लास का टॉपर बनने के लिए 50% वर्क कहाँ पे होता है, अपने माइंड में ही होता है। 50% वर्क अपने माइंड में होता है। अपने खुद को ही पहले ये मनाना पड़ता है कि मैं क्लास का टॉपर हूँ, ठीक है। और बाकी का जो 50% है वो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे क्या करना है, ठीक है। तो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले, इसमें क्या करने वाले हैं, अभी जो हो तुम, प्रेजेंट तुम हो, उससे ट्रांसफॉर्म करके डिजायर्ड तुम में ट्रांसफर करने वाला हो। तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब बताता हूँ। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि 600, 650, 700 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, बट मैं इस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा कि ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तुम भी मतलब तुम्हें पूरा ही ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तुम अपने प्रेजेंट से डिजायर ट्रांसफॉर्म, मतलब तुम जो भी चाहते हो, जैसे अभी तुम्हारे 200 आ रहे हैं तो ये तुम प्रेजेंट तुम हो, और तुम चाहते हो कि मेरे 500, 600, 700 इतने मार्क्स है, तो ये डिजायर तुम हो। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मेरे 200 आ रहे हैं तो 500, 600 या 700 कैसे आएंगे, बट यही मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में, ये मतलब ये वाले लेक्चर में। और नेक्स्ट, तुम्हें जितने भी स्किल्स रिक्वायर होंगे ना क्लास के टॉपर बनने में या फिर मार्क्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज करने में, वो मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और ये कॉमन प्रॉब्लम होता है बैकलॉग का प्रॉब्लम, तो बैकलॉग का इशू, ने टाइम मैनेजमेंट के इशू, ये सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो और हाँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि 200 से 300 मार्क्स इंक्रीज कराने वाला हूँ। इस बात पे मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस है ना कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में देखो मैं ये क्या लिखा हूँ, ये देखो, इफ मार्क्स नॉट इंक्रीजेस देन आई विल रिफंड हिज हर 100% ऑफ द अमाउंट। जितने भी अमाउंट, मतलब 100% अमाउंट रिफंड हो जाएंगे अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए तो। ये देख के तुम सोच रहे हो कि ये क्या ही है, सब ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैं अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, मैं मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ कि देखो मैं ये बताऊँगा, तुम्हें ये फॉलो करना है। अगर तुम फॉलो करते हो तो मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज होना कंफर्म है, और इसका गारंटी तो ये रहा ना। अगर नहीं होते मार्क्स इंक्रीज तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अभी भी तो तुम सोच ही रहोगे कि क्या ही है क्या ही नहीं है, छोड़ो ये सब। और ठीक है, और इसके अब सोच रहे हो कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि तुम्हें हार्ड वर्किंग होना हो, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और सेकंड, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। तुम्हें मेरे ऊपर अंधा विश्वास होना चाहिए, तभी तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। डन। फर्स्ट क्राइटेरिया है हार्ड वर्किंग। अगर तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन ना करे। पैसे दे के सोच रहे हो कि मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आते हैं बेटा। ऐसा होता तो सभी डॉक्टर होते आज, पैसा मतलब बहुत लोगों के पास है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। ये मेन चीज़ है, ठीक है। और ये दोनों ही मेन है, ठीक है। और अब तुम पूछोगे कि ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे तुम्हें कॉल करना है, और अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अपॉइंटमेंट बुक करनी है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है। नंबर ये रहा 78, नंबर ये रहा, ठीक है, 78
599 762 65। डन। तो ये नंबर पे तुम्हें मैसेज व्हाट्सअप करना है, ठीक है। और ध्यान रहे, फर्स्ट क्राइटेरिया है हार्ड वर्किंग, सेकेंड क्राइटेरिया है ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। अगर ये दोनों में से कुछ भी मिसिंग है ना तो प्लीज़ यहाँ पे मैसेज मत करना, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम फालतू का कुछ हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम मेहनत नहीं करोगे, तो फर्स्ट रीजन तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, सेकेंड मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर तुम हार्ड वर्किंग हो और मेरे पे ट्रस्ट हो तभी ये नंबर पे मैसेज करना या फिर कॉल करना। डन। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।